बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग। मैं हूं रबनवाज बाजवा। नाजरीन, टिड्डी दल ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि करोड़ों पर मुश्तमिल लाखों के टिड्डी दल के लश्कर मुल्क भर में दाखिल हो चुके हैं और हमारी फसलें, बागात, फूल, घास और ज़राअत से मुतल्लिक तकरीबन हर पैदावारी चीज़ जो है वो बुरी तरह से मुतासिर है। इस पे बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। मुल्क के मशहूर माहिर ज़राअत हैं, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हैं, डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि टिड्डी दल हमारे लिए किस तरह से नुकसानदेह है और मुस्तकबिल के क्या इम्कानात हैं। डॉक्टर साहब, डायलॉग में खुश आमदीद। थैंक यू जी। सर, ये टिड्डी दल क्या फिनोमिना है? टिड्डी दल की वजह से क्या सूरत हाल है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 23 साल बाद ये इतनी शिद्दत में टिड्डी दल ने हमला किया है। इससे पहले कि मैं टिड्डी दल के बारे में आपसे उसके असबाब और रोकने की जो कोशिश हो रही है उसके बारे में जानूं, मुझे ये बताइए कि टिड्डी दल ये फिनोमिना शुरू कहाँ से हुआ और इतनी शिद्दत में इसके हमले की वजूहात क्या है? शुक्रिया बाजवा साहब। टिड्डी दल के बारे में तो हज़ारों साल की तारीख है। हमारी मजहबी किताबों में भी इसका जिक्र है और ये एक मूजी कीड़ा है जो लश्कर की सूरत में ज़राअत के ऊपर हमला आवर होता है। ये अफ्रीका से निकलता है। पिछले 20 साल से इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम रही है, लेकिन आपके इल्म में होगा कि 2018 में बहरे हिंद में एक बहुत तूफ़ान बरपा हुआ था जिससे मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और सऊदीया और इसके साथ यमन के दरमियान जो वसी और रेगिस्तान है उसमें ये कीड़ा कई नस्लों तक परवरिश पाने में कामयाब हुआ और वहाँ से फिर इसने दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों का रुख किया और अब ये पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और इसी तरह अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये एक मसला बना हुआ है। इसको डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं। ये सहराई टिड्डा है जो रेगिस्तानी या सहराई पौधों के ऊपर ज़्यादा गुजारा करता है। पाकिस्तान में FAO ने 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया वनरेबल किया हुआ है और मैं अर्ज़ करता हूँ चलूँ कि पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब है कुछ 37% एरिया पाकिस्तान का इससे मुतासर हो सकता है। अच्छा जी, तो बहुत खतरे की बात है। ये ख़तरे की बात है। इसके 3 सीज़न होते हैं। इस कीड़े के अंदर खसूसियात ये हैं कि ये उन सीजन्स के हिसाब से उस एरिया में अंडे देता है। कहा जाता है कि एक मादा जो है इसकी वो 1000 अंडे रोजाना देती है। क्या इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, इस तरह नहीं है बात। इसकी मादा अपनी उम्र में 3 दफ़ा अंडे दे सकती है। अच्छा। और इसकी जो एक पाउच होती है, जब एक सुराख में ये अपनी थैली डालती है तो उस थैली में 80-100 के करीब अंडे होते हैं। 8000 80 या 100 अप टू 100। अप टू 100। और 3 दफ़ा अगर एक मादा अंडे देती है तो वो एक मादा से 300 तक, 1 से 300 तक ये मल्टीप्लाई कर सकता है। कितने पीरियड में टोटल? और ये इसकी एज जो है 50-60 दिन तक मैक्सिमम होती है। अच्छा। और 1 स्क्वायर किलोमीटर में ये 4 करोड़ से 8 करोड़ तक के दरमियान हो सकते हैं। तो इसलिए जब ये मूवमेंट करते हैं और कहीं पे सेटल होते हैं और अंडे देने की पोजीशन में होते हैं तो उससे एक आम अंदाज़ा है होता है कि ये यहाँ पे अगर बैठी है तो अब जब यहाँ से निकलेगी तो ये 200-300 गुना ज़्यादा बन के निकलेगी।
तो इसलिए इससे एक एग्रीकल्चर के ऊपर, माहौल के ऊपर और लाइफ स्टॉक के ऊपर एक बड़ा ख़तरा तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में ये पिछले साल जनवरी में ईरान से दाखिल हुई थी। अच्छा जी, 1 साल हो गया ये, बलोच- मतलब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है। बलूचिस्तान में इसने कुछ अरसा गुजारा और बलूचिस्तान की हुकूमत ने और डिपार्टमेंट ऑफ प्लान प्रोटेक्शन ने अपने तय कोशिशें की कि इसको बलूचिस्तान के अंदर रोका जाए, लेकिन बारिशों की वजह से बलूचिस्तान में चूँकि हालात इसके मुताबिक थे, इसको नमी, वेजिटेशन, टेम्परेचर चाहिए होता है। जी। इसकी कई नस्लें बनी और फिर ये सिंध पे हमलावर हुई। सिंध के जो फसली इलाका जात थे उसमें से गुजरती हुई ये उमरकोट, नारा, थरपारकर, कीरथर, इस जो रेगिस्तानी इलाकों में गई और फिर वहाँ से जुलाई में ये पंजाब के चूलिस्तान के एरिया में राजस्थान के इलाके से दाखिल हुई और आम कंज्यूमर के पास, आम काश्तकार को, या मैं मीडिया की बात करूंगा, ये कीड़ा इसलिए उजल रहा कि हुकूमती इदारे इसके पीछे थे। अच्छा जी। जैसे ही ये बलूचिस्तान में आई तो उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्लान प्रोटेक्शन ने, FAO ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने, सूबाई हुकूमतों ने इसके कला कमा के लिए कोशिश शुरू कर दी। डीजी साहब ये बता दें कि 1.5 साल से आपने बताया कि ये यहाँ पे है, इस मुल्क में टिड्डी दल मौजूद है, उस वक्त हुकूमती जो अदारे हैं वो क्यों खामोशी इख्तियार किए रखी है उन्होंने, या फिर उस तरह से ये हमारे सामने, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ सका, इसकी क्या वजूहत? पंजाब में इसकी जो एंट्रेंस है वो जुलाई में हुई थी। जी, लास्ट ईयर। हाँ जी, इससे पहले महकमा ज़राअत ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ रब्ता करके जब ये सिंध में था तो अपने ऑफिसर्स को सखर भेजा पंजाब से जी, ताकि वो इसके बारे में तरबियत हासिल कर सकें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से बात की गई और रेगिस्तान के जो सिंध के रेगिस्तान के इलाके हैं उनमें तरबियत ली गई। इसके बाद पंजाब में एक बड़ी मैसिव ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया गया और उसमें डेरा गाजी खान डिवीज़न और भावलपुर डिवीज़न के तमाम महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स और इंतज़ामी ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी गई ताकि वो लोकस्ट को आइडेंटिफाई करें, इसकी मुख्तलिफ इंस्टार्स को आइडेंटिफाई करें और इसको आइडेंटिफाई करने के साथ कंट्रोल मेजर्स पे जाके देखें, क्योंकि इसको पहचान करना, इसके एरिया में जाके सर्वे करना और फिर उसको तलफ करना उसी जगह पे जहाँ पे इसने अंडे दिए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट और कामयाब तरीक़ाकार है इसकी तलफी का। तो वो फिर उसका कोई प्रैक्टिकल तो उसकी फिर ये फैसला हुआ कि उस ट्रेनिंग के बाद फिर हमने चूलिस्तान में, चूँकि इसका पंजाब का सबसे बड़ा एरिया जो चूलिस्तान ही पड़ता है, इसका मेजर हैबिटेट है। अच्छा जी। तो चूलिस्तान में हमने इस कीड़े को दिसंबर तक कंटेन किया। चूलिस्तान के तमाम नंबरदार, चूलिस्तान के तमाम टोबे, चूलिस्तान के अंदर काम करने वाले तमाम अदारे जिसमें लाइफ स्टॉक है, वाइल्ड लाइफ है, कॉरपोरेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, CDA है, एग्रीकल्चर है, तमाम के ऑफिसर्स को, ज़िम्मेदारों को ट्रेनिंग दी गई ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो और कोई 53,000 हेक्टेयर पे स्प्रे करके इसको तलफ किया गया। अच्छा। इसके बाद उसमें जहाज़ों की मदद भी हासिल की गई। इतनी ज़्यादा एक्टिविटी कर दी गई और फिर भी इसका हमला इतनी शिद्दत से हुआ। हाँ जी, इन दोनों चीज़ों को किस तरह से आप अच्छा जोड़ेंगे? वो दिसंबर तक ये पंजाब में किसी को नज़र नहीं आया। जी बिल्कुल। इसके बाद लेट दिसंबर में इसकी मूवमेंट फिर जब ये माइग्रेट करता है एक सीज़न से दूसरे सीज़न में तो फिर मूव करता है। तो जब ये समर सीज़न से स्प्रिंग सीज़न की तरफ मूव कर रहा था तो अचानक दिसंबर के आखिर में ये भावलपुर शहर के ऊपर नज़र आ गया। अच्छा जी। और ये बड़ी नज़रों में आया कि जी एक बड़ा
स्वाम आ गया है, बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा होगा। स्वाम, और शहर के अंदर गिरा है और फसलों पे गिरा है। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने दोबारा एक्टिव हुआ, जो इंडियन काउंटर दोबारा पार्ट से उनसे एक्टिव हुआ, या बाद लोग कहते हैं डिपार्टमेंट जाग गया। डिपार्टमेंट ने पहले कंट्रोल किया सही। चूलिस्तान में, जी, चूँकि उस वक्त हमारे यहाँ सीज़न ख़त्म हो गया था, इसलिए हमारे अदारे ये समझ रहे थे कि इसका सीज़न समर ख़त्म हो गया है, अब ये स्प्रिंग एरिया में जाके दोबारा इसकी एक्टिविटी होगी। एग से जन्म लेगा, या जी, फिर वो वहाँ पे इसके जो लश्कर जाएंगे और वहाँ स्टे करेंगे, तो जहाँ पे इसकी अराइवल हो रही थी वहाँ पे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ थी। एग तलब करने का कोई पॉसिबिलिटी थी कि नहीं? जी, इसके लिए बहुत सारी जो प्रोसेस हम भी कर रहे हैं पंजाब में, मैं उसकी भी तफसील बताता हूँ। जी जी। लेकिन जैसे ये लेट रिपोर्ट आई तो उससे डिपार्टमेंट ने दोबारा अपनी एक्टिविटी शुरू की, तो हमें बताया गया और हमने जो इंटरनेशनल अदारों से पता किया कि जी चूँकि टेम्परेचर हमारे एरिया में गिर गया है, लेकिन इंडियन साइड के ऊपर टेम्परेचर अभी राजस्थान में नहीं गिरा था, तो इसकी जो थर्ड हैचिंग है उसने माइग्रेट करना है, और ये माइग्रेट कर रही है, और जब तक ये माइग्रेट करेगी उस वक्त तक ये पाकिस्तान के एरिया से गुजरेगी और बलूचिस्तान और सिस्तान में जाएगी। लेकिन इसको हम बदकिस्मत कहें या क्लाइमेट चेंज कहें तो उसका दिल नहीं किया उसका यहाँ से जाने कि शदीद बर्फबारी हुई अगले एरियाज में, अगले एरिया में, और जो आपने जनवरी में देखा होगा और लेट दिसंबर में कोयटा की वेस्टर्ली वेव चलनी शुरू हो गई और शदीद ठंड हो गई। इवन यहाँ पे भी लाहौर में ये टेम्परेचर 0 तक चला गया, अभी बड़ा और इतनी तेज़ हवाओं ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया कि ये अपनी मंजिल पे ना पहुँचे, और उसकी वजह से पहली दफ़ा ये इंडियन पंजाब में आया, और इंडियन पंजाब से उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुक्तसर है, फरीदकोट है या फाजिलका है, उससे होता हुआ हमारे पाकपतन और दीपालपुर के एरिया में पहुंचा। और चूँकि ये अपना रूट जो है वो हवाओं की वजह से नहीं अडॉप्ट कर रहा था, और इसी तरह ही दूसरा जो बलूचिस्तान की तरफ इसके रेले जा रहे थे तो वो इंटरसेप्ट हुए, और हवाओं से की वजह से ये डीए खान, वज़ीरिस्तान और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान तक गए। और जो अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, जिसमें किला सैफुल्ला है, शरानी है, बुस्तान है, लोरालाई है, चागी है, वहाँ पे ये उस एरिया में भी इस वक्त आपको बड़ी आमाजगा नज़र आ रही है। और हमारे पंजाब में सब अवाम में पैनिक बढ़ी है, किसान जो है ना परेशान बढ़ा है, वो लोगों में ये कहा जा रहा है कि पता नहीं फसलों की फसलें खत्म हो जाएंगी। सर मैं इसका बिल्कुल, ये बात सूरत-ए-हाल आपकी सही है है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं उसी की मरहला उसी तरफ जा रहा था कि जब ये रिस्ट्रिक्शन हुई, ये नहीं जा सका, तो ये हमारे थाल एरिया में सेटल हुआ और दीपालपुर के एरिया में सेटल हुआ, और वहाँ पे डिपार्टमेंट की सिंगल लाइन स्ट्रेटजी थी कि हमने किसी सूरत में इसके अंडों को बच्चों में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। सही है। तो हमने वहाँ पे प्लोइंग के लिए कोशिशें शुरू कर दी कि हम हल चला के तलफ करें, और जहाँ से बच्चे निकल आए हैं उनको ख़त्म करें। इवन के फर्स्ट इंस्टार्ट से ही स्प्रे शुरू हो गई, और पूरी कोशिश की गई कि ये उस एरिया से ना निकले, और उसके लिए उसके नतीजे में कोई 1 लाख हेक्टेयर रकबा ये दिसंबर से मार्च तक क्लीन कर दिया गया, और उसके बाद ये वहाँ से नहीं निकला। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी पॉपुलेशन बच गई थी, फिर वहाँ से इसकी मूवमेंट शुरू हुई। और इसके साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं, अगर वो 1 लाख ना होता तो शायद इसकी फिर ग्रोथ बहुत ज्यादा कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ना था। और इसके बाद जो वहाँ से फिर इसकी हैचिंग हुई, तो मीनवाइल मैं अर्ज करता चलूँ कि जब ये पॉपुलेशन इसकी बढ़ी तो पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी नाफज की गई, प्राइम मिनिस्टर ने बड़े हाई लेवल पे सारी सतह पे और उसका एक नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर बन गया, उसमें पाक फौज आ गई, और इस लोकस्ट को इंटरनेशनली और नेशनली तौर पे एक बड़े बंदोबस्त में रखा गया। और फिर उसने जाके मार्च से मई तक कोशिश की कि पंजाब में किसी जगह से भी इसके परवाने निकल के समर ब्रीडिंग एरिया की तरफ ना जाएं, और जब ये जाएंगे तो माइग्रेट करेंगे फसलों से और फसलों का नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी आपने देखा कि चूँकि इंटरनेशनल फिनोमेना है,
कई 100 गुना FAO की रिकमेंडेशंस हैं कि इसकी परवरिश हो रही है। तो हमारा जो एरिया है जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है और अफगानिस्तान है, KP है, वहाँ से भी इसकी डेवलपमेंट हो रही थी। तो अचानक मई के आखिर में फिर इसने फिर मूवमेंट शुरू कर दी और ये फिर अपने जो गर्मियों के इलाका है राजस्थान उसकी तरफ जा रहा है। और अभी आप इंडिया की खबरें में सुनते होंगे कि ये वहाँ से राजस्थान से उनके इंटीरियर प्रोविंसेस मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बाहर तक चला गया है बड़ी तेजी से। नाजरीन, DG एक्सटेंशन फरमा रहे हैं कि इतनी ज्यादा कोशिशें की गई, अगर ये ना की जाती तो शायद इसका फैलाव इससे कहीं ज्यादा होता। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है टिड्डी दल पे। DG साहब, ये बताइए कि जो एफर्ट्स आप कह रहे हैं आपने की, वो अगर ना की जाती तो रबी की क्रॉप पे क्या असरात आते और ओवरऑल हम इस वक्त कहाँ खड़े होते? अगर जी मैंने अर्ज किया कि अगर हम पिछले साल उसको चूलस्तान के अंदर ना रोकते, जी हाँ, जिसमें 53,000 हेक्टेयर पे स्प्रे करके हमने जिम्मेदार तक नहीं पहुंचने दिया, तो सिर्फ भावलपुर डिवीजन में 18 लाख एकड़ के ऊपर हमारी कपास लगी हुई थी। अच्छा जी। और पूरा जो साउथ पंजाब है वो सफर कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और काश्तकार को कमाद, मक्की और जो कपास है वो बेहतर मिली। बाकी मसाइल टेम्परेचर के या पेस्टिसाइड की वहाँ पे जो सिचुएशन बनी या वाइट फ्लाई फैली, वो नहीं। मैं लोकस का कहता हूँ कि एक पौधे को नुकसान पिछले साल खरीफ में नहीं हुआ। और इसी तरह जिस एरिया के अंदर ये फैली, लोग आमतौर पे लोग एक्सपेक्टेशन ये थी, इदारे भी थे, बल्कि FAO के जो माहिरीन थे वो भी कह रहे थे कि मार्च में इसका बहुत बड़ा हमला होगा और गंदम की जो क्रॉप है वो पूरी तरह मुतासर होगी। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मार्च के बाद इसकी चूंकि परवरिश और इसकी परवाने निकल रहे थे, तो लोगों का ख्याल था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में ये 4 करोड़ और से 8 करोड़ के दरमियान होते हैं। और अगर ये माइल्स के हिसाब से आपके एरिया में इसने अंडे दिए हुए हैं और अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सके तो ये आपके जो ग्रीन बास्केट है उसको चट कर जाएगी। ना चना रहेगा, ना कनोला रहेगा, ना आपके पास गंदम रहेगी। लेकिन मैं बिल्कुल खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को और महकमा ज़राअत के कारकुनों को और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, जिन्होंने कंसर्टेड एफर्ट्स की और दिन रात, मैं दिन की और रात दोनों की बात करता हूँ, डबल एक्टिविटी इसलिए की गई कि टाइम कम था और जो था वो एरिया ज़्यादा था। तो हमने हर किस्म की स्प्रे मशीन इस्तेमाल करते हुए उसको कंटेन किया और थल के अंदर और जो हमारा उकाड़ा जोन था उसमें से पेस्ट को नहीं निकलने दिया। और मैं फ़ख्र से ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में पिछले साल जो पंजाब का कंट्रीब्यूशन गंदम का था वो 1 करोड़ 83 लाख टन था। बिल्कुल। इस साल पंजाब का कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ 94 लाख टन है। पिछले साल से 11 लाख टन गंदम ज़्यादा है। पिछले साल चना जो था वो पंजाब में 3,72,000 टन था। इस साल ये 4,30,000 टन से ज़्यादा है। उस नामसायद हालात के बावजूद जो फरवरी मार्च में शदीद बारिशें हुई जिसमें पॉट फॉर्मेशन नहीं हुई, लेकिन इस लोकस से चने का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब क्यों अब इतना ज़्यादा जो फैल रहा है, इसका मौजूदा सूरत हाल की तरफ आइए। अब मई के अंदर, जी हाँ, मई के आखिर में चूँकि मौसम गर्म हुआ और ये कीड़ा दोबारा अपने समर ब्रीडिंग जोन की तरफ जो चूलस्तान और राजस्थान है उसकी तरफ गया, तो हमारा जो सेंट्रल एरिया है वो कॉरिडोर बन गया और वो एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसके लिए काफ़ी सारी तो हमारी तैयारी थी, लेकिन काश्तकार की और पैनिक की वजह से और बहुत सारे और मसाइल की वजह से और हमारे भी बहुत सारी जगह के ऊपर चूँकि ये स्प्रेड हुआ बहुत ज़्यादा, तो ये झंग डिस्ट्रिक्ट तक लिया और उसके बाद झंग और झंग के आगे फिर अमरपुर सियाल के ऊपर ये कबीरवाला की तरफ, खानेवाल, मियाँ चन्नू, बहुत सारे इलाकों, मुजफ्फरगढ़। सवाल ये है कि किसान क्या करे
और महकमा तो आप बता रहे हैं कि कोशिश जो कर रहे हैं, किसान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है और क्या नहीं कर रहा जिसकी वजह से? अच्छा, उसमें जब ये चूलिस्तान की तरफ जा रहा था तो जहां जहां इसने स्टे किया जी जी वहां पे इसने दो तरह के नुकसान किए। एक तो वो कपास जो बहुत लेट लगी थी उसको नुकसान हुआ, वहां पे रीसोइंग की जरूरत भी पड़ी। लेकिन बाकी जगह के ऊपर इसने नुकसान किया जो रिवर्सेबल चेंज है, जैसे काश्तकार पानी लगा के खाद लगा के दोबारा हरा कर रहा है, और कई जगह के ऊपर फसल का वैसे भी नुकसान हुआ, उसका हम सर्वे कर रहे हैं। लेकिन काश्तकार को ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कीड़े का जो ये कॉरिडोर है जिसको बाद में जब इंटरनेशनली और नेशनली रिव्यू किया गया तो ये पता चला कि ये अफगानिस्तान से पॉपुलेशन वजीरिस्तान के ज़रिए डे खान को क्रॉस करती हुई, पंजाब को क्रॉस करती हुई चूलिस्तान की तरफ जा रही है। और ये जब तक पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होती इस एरिया पे प्रेशर रहेगा, ये सारी वापस पहुंचेगी। तो ये वापस चली गई है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब के एरिया, पंजाब के जो सराउंडिंग है जी वो भी पंजाब की तरह वनरेबल है, और पंजाब को 3 तरह के खतरात हैं। जी जी एक वो जो पंजाब के अंदर कोई पॉपुलेशन रह गई है वो अंडे दे सकती है। बिल्कुल। दूसरा, रीजनली किसी और सूबे से पंजाब के अंदर से गुजर के या बैठ के काश्तकार को नुकसान दे सकती है। और तीसरी, ग्लोबली कोई इंडिया से आ सकती है या कोई समुद्र के जरिए बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि करें क्या? मुझे एक तजवीज़ किसी ने मेरे सामने एक तजवीज़ आई, वो ये थी कि वो कहते हैं जी इसको किसानों को कहें कि इसको पकड़ के, और शाम के टाइम कहते हैं रात के टाइम ये पकड़ा भी बड़ी आसानी से जाता है, इसको पकड़ लें और इसको खुश कर लें और प्रोटीन के तौर पे मुर्गी के खुराक में यूज़ करें। और 20 रुपए किलो की वो एस्टिमेटेड प्राइस भी कोई फिक्स कर रहा था, कहता लोग भी आजकल वेले हैं कोरोना की वजह से, तो रोज़गार भी मिल जाएगा और ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप इस पे क्या कहते हैं? पंजाब में ये एक्सपीरियंस हुआ पकड़ने का इनको, और इसके ऊपर हमारी शुरू से रेजिस्टेंस थी। अच्छा जी। उकाड़ा के एरिया के अंदर इसको दीपालपुर में एक प्रैक्टिस किया गया था। हमारा अब भी और उस वक्त भी ये स्टैंस था कि हम किसी किस्म का अपने क्रॉप एरिया में इस किस्म का तजर्बा नहीं कर सकते। अच्छा जी। इसलिए कि अगर किसी जगह पे ये वहां पे रह जाता है कीड़ा और अंडे देता है तो ये 50-100 गुना ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के साथ निकलेगा और हमें मजीद नुकसान देगा। इसलिए इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट हैं, पकड़ के खुश्क करने से ये वो दोबारा, अगर आप पकड़ेंगे, अगर आप इसको खुश करेंगे, इसका मतलब आप केमिकल यूज पे नहीं जा रहे, तो आप अलाउ कर रहे हैं कि वो पॉपुलेशन वहां पे ही अंडे दे, वहां पे अपनी नस्ल बढ़ाए। लेकिन जो दीपालपुर में पकड़ी गई थी उसमें बहुत सारी वो सी जिसको हमने केमिकल ट्रीट किया हुआ था। अच्छा, वो तो फिर खतरनाक तो हो जाएगी इसलिए इस चीज को ऐसे एरिया में जो लोकस्ट का एरिया हो वहां पे एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमारे क्रॉप एरिया में हम एक दाने को अफोर्ड नहीं करते कि वो वहां पे रहे। वी वांट द कंप्लीट किल। हम नहीं चाहते कि जो उसका ट्रेडिशनल एरिया है जो चूलिस्तान है, इसके अलावा पंजाब के किसी फसल के एरिया में ये स्टे करे या रहे। खासकर भाइयों से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप विलेज कमेटीज के थ्रू अपने रिसोर्सेज को मुश्तबा करें, लोकस्ट के हमले के ऊपर नजर रखें। डिपार्टमेंट के अंदर हम अपने वसाइल को मजीद बढ़ा रहे हैं। इस वक्त कोई 1600 से ज़्यादा हमारे पास स्प्रे मशीन्स हैं, हम पेस्टिसाइड दे रहे हैं और हम जहाज़ों की मदद ले रहे हैं। किन किन अदारों को एंगेज कर रहे हैं इस वक्त? पीडीएम में पंजाब के अंदर और एनडीएम में पाकिस्तान में इस एक्टिविटी को लीड कर रहा है। अच्छा जी। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर है जिस कमेटी को फेडरल मिनिस्टर हेड करते हैं, और इसमें डिफेंस के सारे अदारे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, पेस्ट वार्निंग है, सारे उसमें शामिल हैं। इसमें हम अपने वसाइल के साथ काश्तकार की मदद कर सकते हैं, लेकिन काश्तकार को ये देखना होगा कि वो लोकस्ट के साथ अगले 2 साल कैसे रहेगा। 2 साल तक रहना पड़ेगा। ये जो इंटरनेशनली जो इस वक्त खबरें चल रही हैं कि ये जब एरिया में जाता है तो कुछ अर्सा वहाँ पे क़याम करता है, तो ये माइग्रेशन जब होगी
तो काश्तकार को एक चीज का ज़हन में रखना चाहिए, और खास तौर पर मीडिया को, जी हाँ। कि उड़ता हुआ नहीं खाता। अच्छा। जब ये उड़ता हो तो इसको दिखाया जा रहा है कि हजारों एकड़ तबाह हो गए, इस तरह नहीं है। ये जब बैठता है तो वो नुकसान दे सकता है। तो अपनी ज़मीन को, अपनी फसल को उस हिसाब से तैयार रखें, फसलों में पानी लगाएं, पानी की जगह पे ये नहीं आएगा। ये ख़ास तौर पे जिन पौधों को पसंद करता है, बेरी है, किक्कर है, लई है, ये जफराश कहते हैं, जी। खग्गल है, इस तरह की चीज़ों को ये खाता है। या लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि स्प्रे फसलों पे ना करें, स्प्रे इसके ऊपर होगी तब मरेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीएम्प्टिव भी, मैं कपास की बात करता हूँ, जिनकी कपास छोटी है जी हाँ। वो अगर इसको स्प्रे कर लें तो उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, और वो प्रोटेक्ट करने से वहां पे नहीं आएगा। कुछ लोगों ने मिर्चें लगी हुई हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, उससे पहले प्रीएम्प्टिव अगर आपके पास पेशीन गोई है कि उस एरिया में से गुजरेगा या आपके एरिया में आ रहा है, तो उसको पहले स्प्रे कर लें। और बहुत सारी स्प्रे अवेलेबल हैं, डेल्टामेथ्रिन है, जी लाइट साहब, किस्म की। प्लानिंग का ज़राअत में फुकदान क्यों रहता है? क्यों हमें वक्त पे, क्योंकि जो भी हम देखते हैं चीज़ें जब सर पे पड़ती हैं तो फिर हमें समझ आती है। आप माशाल्लाह से इतने तकरीबन 2 दहाइयों से तो मैं भी अपने अदारे की तरफ से आपसे रहनुमाई लेने आता रहता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि क्यों हम लोग, कोई प्रीएम्प्टिव की आपने बात की, क्यों हमारे अदारे उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाते? क्यों हमारा किसान, तो वो तो बेचारा पहले से ही मरा हुआ है, उसके वसाइल तो आपके सामने ही हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं? लोकस्ट के बारे में तो मैं ये जरूर कहूंगा जी कि चूंकि लोकस्ट में पंजाब का हिस्सा 15% है, लोकस्ट की जो वनरेबल एरिया है, पंजाब ने अपने 15% से कहीं ज्यादा वसाइल खर्च किए हैं। 60% बलूचिस्तान में है और 25% सिंध में है। लोकस्ट का जो ट्रेडिशनल रूट है वो पंजाब नहीं है, ठीक। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की तैयारी लोकस्ट प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा थी। लेकिन पंजाब के चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। पंजाब की तमाम साइडें, जो ईस्टर्न साइड भी और वेस्टर्न साइड भी और जो साउदर्न साइड भी, वो वनरेबल हो गई हैं। अभी बलूचिस्तान के जो अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उससे चुलिस्तान की तरफ जो माइग्रेशन हो रही है, वो डीजी खान के ऊपर से होके और फिर मुजफ्फरगढ़ से कुछ क्रॉस कर रहे हैं, कुछ वहाँ रुझान से आगे सादकाबाद की तरफ जा रही हैं। तो उसके लिए जिम्मेदारों को भी ज़्यादा विजिलेंसी की ज़रूरत है। हम अपने आप को भी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा हमारी कोऑर्डिनेशन होगी उतना ज़्यादा हम नुकसान से बचेंगे। ये तो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। इसकी निशानदेही जहाँ पे भी ये नज़र आए, इसके पहले जो 5 फेजेस हैं वो ज़मीन के ऊपर होती हैं, और वहाँ पे इसको ट्रेंच निकाल के, खड्डा डाल के, इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको ख़त्म किया जा सकता है। और इसलिए उड़ने से पहले पहले मेरी काश्तकार भाइयों से ये गुजारिश होगी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, वो रिपोर्ट करें, उसको ख़त्म करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि गाँव इस अवेयरनेस को फ़रोग़ दें, काश्तकारों को इसके बारे में अवेयरनेस दें, ताकि रूरल लेवल के ऊपर हमारा काश्तकार जो